नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद अब कल यानी कि 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं अब उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव भी होने जा रहे हैं, जिसे लेकर के दोनों ही पार्टियों की ओर से जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है और कांग्रेस हर बूथ पर जाकर के अपनी हार की समीक्षा भी कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा उत्तराखंड में विपक्ष को एक बार फिर से पटकनी देगी? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए उमा सिसोदिया जी है, आप प्रवक्ता, रविंद्र कुमार जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का वीआईपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जो है मैं रविंद्र जी से ले लेती हूँ। रविंद्र जी, देखिए, उत्तराखंड की यदि बात करूं तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और जिस प्रकार से नारा था भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का, लेकिन वो पार कहीं नहीं हो पाया है। क्या कहेंगे, क्या कमी रह गई? देखिए, कमी क्या रह गई क्या नहीं रह गई, ये तो आने वाले समय में समीक्षा की जाएगी। और जहां तक बात है 400 पार के नारे की, जब भी कोई व्यक्ति अपनी तैयारियों के लिए जुटता है तो वो एक हाई टारगेट लेके अपने काम पे फोकस करता है, और यही कारण था कि 400 पार का नारा था। आज देश के इतिहास में तीसरी बार, या पंडित नेहरू जी तीसरी बार हुए थे, या कल ये इतिहास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम दर्ज होगा। और लगातार पिछले 30 सालों से 240 का आंकड़ा अगर किसी ने तीनों चुनाव में ऊपर लिया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। 14 में, 19 में और अब। इससे पहले 30 साल पहले 84 के समय में जब इंदिरा गांधी जी की एक हत्या हुई थी, उसके बाद था। लेकिन उसके बाद से कभी भी इतना बड़ा मैंडेट किसी को नहीं मिला, चाहे यूपीए का काल हो चाहे एनडीए का काल हो। तो ये तमाम ऐसी चीजें, और आज भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और देश के लोगों की प्रगति में, उन्नति में, उनके हमने किए हुए हमारे मैनिफेस्टो में वादों को लेकर इन्हें पूर्ति करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार अपने मंत्रिमंडल के साथ काम पे लग जाएंगे जी। और रही जहां तक उत्तराखंड की है, तो देखिए, उत्तराखंड में जनता ने तीसरी बार, ये भी एक बड़ा इतिहास है कि तीसरी बार लगातार 5 के 5 सांसद हमें दिए। और विधानसभा के अगर वोट शेयरिंग के हिसाब से अगर हम गणना करें तो लगभग 60 सीटों पे हमारी बढ़त है। लोकसभा की सीटों के हिसाब से विधानसभा की गणना करें तो कहीं ना कहीं भारतीय पार्टी इसे लेके उत्साहित है। माननीय धामी जी के नेतृत्व में, और हमारे जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, संगठन है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, सभी का बड़ा योगदान रहा। हम इस अपने 5 की 5 सीटों को दोबारा से जीतने में कामयाब हुए। चलिए रविंद्र जी, उमा जी भी मौजूद है हमारे साथ जी, उनसे भी मैं बातचीत कर लेती हूँ, आपके पास दोबारा लौटूंगी। उमा जी, देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष गठबंधन में चुनाव लड़ा लोकसभा चुनाव का, और इस बार जो है उत्तराखंड में 5 सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है दावा कर रहा था इस बार की जो है उनकी जीत हासिल होगी, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आया। और जिस प्रकार से कांग्रेस जो है अब जो है इस हार को लेकर के समीक्षा करने वाली है, बूथ पर जा जाके जो है समीक्षा होगी। कहाँ कमी रह गई विपक्ष की ओर से? क्यों तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर एक बार फिर से उत्तराखंड में जीत हासिल की है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इस देश की महान जनता को मैं साधुवाद देना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने देश के संविधान की रक्षा के लिए वो लोग घर से बाहर निकले और उन्होंने मजबूर कर दिया कि इस बार मजबूरी की सरकार, इस बार गठबंधन की सरकार, और पहली बार यूपीए की सरकार। बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, यूपीए वालों के साथ में रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो ना रहे, उनकी जरूरत नहीं है।
लेकिन जिस तरीके से इस बार गठबंधन की और मजबूरियों की सरकार बनी है और संविधान की रक्षा के लिए जिस तरीके से लोगों ने बाहर निकलकर वोट किया, उसके लिए मैं अपने देश की महान जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी। आपका कहना बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में जिस तरीके से तीसरी बार हम लोग अपनी 5 सीटें हारी है कांग्रेस, और इस बार तो गठबंधन का यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा हुआ था। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से सहर्ष अपनी इस हार को उत्तराखंड में स्वीकार करती हूँ, और कहीं न कहीं हमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता उत्तराखंड में तो है, बहुत आवश्यकता है कि यहाँ पर कांग्रेस और जितने भी हम सब लोग गठबंधन महागठबंधन के साथी हैं, हम लोगों को बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए हमें क्या क्या सुधार करने हैं उस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने देश में जो एक आंधी थी मोदी जी की, हमने रोक दिया, उस विजय रथ को हमने रोका है। कल मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं, हम लोग उनको साधुवाद देना चाहेंगे, मैं बधाई देना चाहूंगी। लेकिन सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। विपक्ष अपनी हार के बाद भी बहुत खुश है और सत्ता पक्ष अपनी जीत के बाद भी बहुत परेशान है। हम उस पर नहीं जाते। हम लोग उत्तराखंड के मुद्दों पर अगर हम लोग बात करें तो वाकई में उत्तराखंड में महागठबंधन को एक एक सीट पर, एक एक बूथ पर, एक एक निकाय पर इस समय कमर कसकर तैयारी करने की आवश्यकता है। जनता बदलाव के मूड में है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि इस बार मोदी जी के फोटो लगाकर वो लोग नहीं जीत पाएंगे। मोदी जी खुद मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए, 3 घंटे वो पीछे थे। अयोध्या में, चित्रकूट में, सब जगह आप लोग हारते रहे, तो जय श्री राम का नारा खत्म होकर अब जय जगन्नाथ का नारा शुरू हो चुका है। वो भी सबको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से केंद्र में काम हो रहा है। लेकिन हम लोग सिर्फ केंद्र की बात करके उत्तराखंड में जो हमारी कमजोर स्थिति है उसको मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। हमें सड़क पर, संगठन में, जनता के बीच जाकर मुद्दों को दोबारा से सही तरीके से उठाने का पूरा प्रयास यहाँ पर महागठबंधन को करना पड़ेगा। अदरवाइज महागठबंधन अगर सिर्फ इस बात पर रह गया कि इस बार हम लोग नगर निगम चुनाव में हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा जब तक कि हम सड़क पर, धरातल पर, बिल्कुल जो हमारी इकाई है वहां पर जाकर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। और अभी हमारी अगले 2-3 दिन के अंदर महागठबंधन की बैठक भी यहाँ पर प्रपोज है कांग्रेस के मुख्यालय में। वहां पर हम सब लोग बैठेंगे और किस तरीके से आगे निकाय चुनाव की हमें तैयारी करनी है उस पर हम लोग विचार करेंगे। जी चलिए, रविंद्र जी, निकाय चुनाव नजदीक है उत्तराखंड में, किस प्रकार की तैयारियां आप लोग की ओर से की जा रही है? क्योंकि लगातार सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है लोकसभा चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। जी बिल्कुल, नगर निकाय के चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से चुनावी मोड में है। अपनी तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रही है, अपनी तैयारियों को लेके और पक्का कर रही है। और जहां तक इंडी गठबंधन का सवाल है, इंडी गठबंधन यहाँ पे 2 बार चुनाव लड़ चुका है मिलजुल के। ये लोकसभा का चुनाव इंडी गठबंधन ने लड़ा, उमा जी की पार्टी का पूरा समर्थन कांग्रेस के साथ था। इससे पहले इन्हें बागेश्वर का चुनाव भी लड़ा था मिलजुल के। तो ये जिस प्रकार में यहाँ की जनता ने, जागरूक जनता ने इनके तमाम किए हुए वादों को, झूठे वादों को देखिए सिरे से नकार दिया। वो सिरे से नकारने का को, और देश में भी, मैं यहाँ नहीं बात कर रहा, देश भर में इनके तमाम ऐसे बड़ी बड़ी योजनाएं, रविंद्र भाई, ऐसे बड़े बड़े वादे, ऐसे बड़े बड़े लालच, देश की बात पर अगर आप आ गए तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आपकी गारंटी नहीं सही। पर आइए, उत्तराखंड में आप 5 जीते, यहाँ की जीत की बात आप करिए, देश के बारे में बात ना करें। हमें वही चाहिए। भाई आप बता दीजिए, चलिए अयोध्या में क्यों हारे? चलो और छोड़ो, सब जगह का छोड़ो, चित्रकूट और अयोध्या में क्यों हारे? चलिए बता दीजिए। जय श्री राम का नारा गायब हो चुका है, जगन्नाथ के नारे से बात हो रही है। क्यों भाई, ये नया हृदय परिवर्तन कैसे हो गया प्रधानमंत्री जी में? भाई आपकी इज्जत की रक्षा कर रहे हो, आपकी छोटी बहन हो, आप देश के मुद्दे पे बात ना करें, आप सिर्फ उत्तराखंड के फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वह भी किसी पार्टी का सदस्य है, लेकिन हम नहीं जीते, इसकी समीक्षा हम करेंगे। लेकिन आज देश की जनता ने जिस प्रकार से आपने परपंच करके, झूठे वादे करके लोगों को बरगला के, अभी क्यों आ रहे हैं लोग? ईडी आप लोगों ने छोड़ी, हम पे सीबीआई आप लोगों ने छोड़ी, हमारे मुख्यमंत्री को जेल के अंदर आप लोगों ने डाला, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला आपने किया, कांग्रेस के जो कांग्रेस के खाते थे वो आपने सीज किए, और आप कह रहे प्रपंच हमने किया।
अरे अरे और आप रविंदर जाएंगे भाई सारा उमा जी, दलित वोट बैंक आप लोगों से तो वो खिसक गया, सरकारी वो तो नौकरी भला हो लेंगे। जिनसे उनका तो भैया मायावती के जवाब साथ तो थोड़ा बहुत उमा उनको जी तो वोट इंडिया मिला, अलायंस उसके के बाद लोगों सोचा को सीधा देना सीधा पड़ेगा, रविंद्र जहां जी, जहां आपके सांसद रविंद्र जी, वहां भैया आप लोगों की युवाओं को नौकरी और नौकरी देनी पड़ेगी उमा जी से और सवाल ले उन्हें लेती हूँ। उनके उमा जी, देखिए जिस प्रकार से आप बात कर रही हैं देने कि जो है केजरीवाल जी को जेल में डाला है, ईडी के मुद्दे को लेकर के आपने बात की है। वहीं आम आदमी पार्टी की जो है नेता रही हैं और स्वाति मालीवाल की यदि मैं बात कर लूँ तो राज्यसभा सांसद है और उनके साथ जो मारपीट का मामला हुआ था, फिर उस पर क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए उसका उनके साथ जो मारपीट का मामला हुआ है, जो जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, वैभव कुमार जी, वो इस समय कस्टडी में है। केस चल रहा है। जो वहाँ की जो पुलिस है वो अपना कार्य कर रही है। जो कुछ भी होगा आप सब लोगों के सामने आएगा। मुझे स्वाति उमा मालीवाल जी जी की आवाज नहीं आ रही है। अपने साक्ष्य देंगी, वैभव कुमार जी अपने बचाव रखेंगे। देखिए जो मुझे होगा उमा आप जी सब की लोगों के आवाज सामने सुनाई दे आएगा। रही है। अगर अगर इनकी वॉइस खुलवा दे तो मैं इनकी बात का जवाब दे सकता हूँ। मीडिया को बनाने का प्रयास करता रहा कि केजरीवाल जी के इरादे पर मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि रविंद्र जी को जो है आवाज़ नहीं आ रही है उमा जी की, आप यदि उनकी आवाज़ सही से उन तक पहुंचा सके तो। जी उमा जी, आवाज आ रही है आपको? रविंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही उमा जी की बिल्कुल भी। चलिए उमा जी, हेलो। आप जवाब दे रही थी, रविंद्र जी तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आवाज़। उमा जी, जी आप कह रही थी हाँ मालीवाल, जी, स्वाति मालीवाल के देखिए मामले में। पार्टी के दो नेताओं का आपस में झगड़ा है। स्वाति मालीवाल जी, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करूंगी कि देखिए हर पार्टी में कोई झगड़े नहीं होते हैं। कांग्रेस में भी होते हैं, बीजेपी में भी होते हैं। जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ चार बर्तन खटकते हैं आपस में। कुछ उनके बीच में जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट था, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है स्वाति मालीवाल जी के साथ क्या हुआ, मैं तो एक महिला होने के नाते मैं बिल्कुल इस बात को तत्परता के साथ कहती हूँ कि स्वाति जी के साथ न्याय होना चाहिए। अगर उनके साथ वाकई में मिसहैपनिंग हुई है, गलती हुई है, हाथापाई हुई है, तो वैभव कुमार जी को बिल्कुल जेल होनी चाहिए 100%। लेकिन जो भी है वो साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, पुलिस के सामने रखे जाएंगे। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वैभव कुमार जी अगर दोषी हैं तो उनको सजा होना नितांत आवश्यक है, ताकि एक नजीर बनेगी कि आप किसी भी महिला के साथ, चाहे वो महिला जो है साधारण महिला है, चाहे वो राज्यसभा की सांसद महिला है, उनके साथ आप किसी भी तरह की मिस हैंडलिंग ना कर पाए। बिल्कुल इसमें मैं बिल्कुल स्वाति मालीवाल जी के साथ हूँ। जी रविंद्र जी, जिस प्रकार के दावे वादे भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव से पहले किए जा रहे थे, चाहे वो 400 पार का हो, जिस प्रकार से उन्होंने नारा दिया था 400 पार का, और अब क्योंकि राम मंदिर बनाया था और राम मंदिर के बाद पहला लोकसभा चुनाव था और अयोध्या से ही चुनाव हार जाना, क्या लगता है क्या कमी अयोध्या में रह गई? क्या कमी जो 400 पार का नारा आप लोग दे रहे थे उसमें रह गई? क्योंकि बहुमत के साथ सरकार जो है पिछले 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, लेकिन इस बार जो है आंकड़ा बड़ा उलटफेर नजर आया है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है और समाजवादी पार्टी ने वहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। जी देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 400 पार का नारा दिया था। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए किसी भी चीज को जब हम तैयारी करते हैं तो एक हाई टारगेट के साथ जाते हैं। अभी नगर निकाय चुनाव में आएंगे, हम हो सकता है कहते हैं हम 70 की सीटें की जीतेंगे, 100 में से 80 सीटें जीतेंगे, 100 सीटें जीतेंगे, तो ये टारगेट होता है। इन्होंने भी कहा था कि हम सातों की सातों सीटें जीत रहे हैं दिल्ली की। हम 13 की, इनके भगवंत मान सब जगह कहते थे 13 की 13 सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस अलग अलग और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रही थी, दिल्ली में मिलकर लड़ रही थी। तो देखिए कोई सा भी दल हो, जो सब अपने अपने टारगेट को लेके अपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जोश बिल्डअप करने का काम करते हैं। तो आप अगर ये बताइए क्या हमारी ऐसी स्थिति होगी? हम एमपी में पूरे बहुमत के साथ, हम गुजरात में, हम दिल्ली में, हम उत्तराखंड में, हम हिमाचल में, अरुणाचल में सरकार हमारी, उड़ीसा सरकार हमारी। चलिए रविंद्र जी, अब जीत हो चुकी है, लेकिन बड़े कदम उत्तराखंड में क्या हो सकते हैं जीत के बाद? क्या कुछ बड़े कदम लिए जा सकते हैं उत्तराखंड के लिए? क्या उत्तराखंड से किसी को मंत्री पद दिया जा सकता है? देखिए बिल्कुल मंत्री पद, ये क्या स्थिति बनेगी ये तो केंद्रीय कैबिनेट का मसला है। लेकिन बड़े कदम की जहां तक बात है, ऑलरेडी बड़े कदमों को लेके काम चल रहा है। आज 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून तक की कनेक्टिविटी रोड
एलिवेटेड रोड बन रही है, कर्णप्रयाग से ऋषिकेश तक रेलवे लाइन का काम चल रहा है, ऑल वेदर रोड प्रगतिशील है, 4 धामों को पूरे तरीके से कनेक्टिंग किया जा रहा है, एयर कनेक्टिविटी के लिए हेलीपैडों का निर्माण हो रहा है, नए एयरपोर्ट का पंतनगर में नया एयरपोर्ट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मंजूरी हो गई है। तो तमाम इस तरीके के जो काम है ऑलरेडी पहले से ही चल रहे हैं। यही कारण है कि जनता ने इनके झूठे वादों में न फंस के जनता ने यहाँ के लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हो रहा है उस काम को महसूस किया, उस काम के महसूस करने के कारण ही जनता ने एक बार फिर से हमें आशीर्वाद दिया। जी देखिए, झूठे वादे नहीं चलती। आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है। अब निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। उमा जी, निकाय चुनाव की यदि मैं बात कर लूं, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव उत्तराखंड पे हुए हैं, 5 सीटों पर जो है भाजपा ने जीत हासिल की है, आपने हार स्वीकार की है। नगर निकाय चुनाव के लिए आप कुछ तैयारियां जो है आप लोगों की ओर से की जा रही है क्या? इस बार जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन दिखाया है, नगर निकाय चुनाव में एक बार फिर से क्या विपक्ष को पटकनी दे सकता है, या फिर आपकी ओर से क्या कुछ समीक्षाएं की जा रही है, क्या तैयारियां अब जो है ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एंकर महोदय, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मैंने पहले भी बोला, दिल्ली का चुनाव, लोकसभा का चुनाव निपट चुका है, वो राष्ट्रीय राजनीति का विषय है। वहाँ पर जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, चर्चा ना करके जो हमारा लोकल चुनाव है हमें उस पर अपना फोकस करना पड़ेगा। और हमें खासतौर पे महागठबंधन को इस बात को याद रखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर 5 सीटें हारे हैं लोकसभा की, और यहाँ पर इस समय बीजेपी की एक मजबूत सरकार 47 आपके विधायक है, उसके साथ यहाँ पर धार्मिक कोई भी प्रवक्ता नेशनल चैनल पर बैठकर इतनी आसानी के साथ, ये इतनी साफगोई के साथ अपनी हार को स्वीकार नहीं स्वीकार करती हूँ। हम लोगों को वाकई में ग्राउंड पर मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन पॉजिटिव क्या है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है इस समय कि हमारे सामने इस समय मोदी जी नहीं है। बीजेपी यहाँ पर बिल्कुल इस बार मोदी जी के पर चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि वो मोदी जी अपनी जो एक हुआ करता था, देखिए इसमें बीजेपी वालों की भी गलती नहीं है। उन्होंने कहा मैं भगवान का अवतार हूँ, तो आपने कहा कि ठीक है जी आप भगवान है, भगवान ही नैया पार लगाए। मुश्किल ये होगी कि भगवान जी की अपनी नैया बड़ी मुश्किल से पार लगी। तो ऐसे में बीजेपी वालों को भी ग्राउंड पे मेहनत करनी है कि भाई अपना कोई चेहरा बना लो। भगवान तो हमारे अब भगवान भरोसे हो गए हैं, पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। नए भगवान को लेके आ रहे हैं जगन्नाथ जी को, अब पता नहीं जगन्नाथ जी उत्तराखंड के चुनाव में कितना काम आ पाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी को भी ग्राउंड पे मेहनत करनी है। उमा जी, जिस प्रकार से हमेशा से विपक्ष जो है ईवीएम पर निशाना साधता था पिछले 2 चुनाव में, अब ईवीएम सही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ईवीएम के चुनाव से? मैं अगर इंडिविजुअल अपनी बात करूं, मैं आज भी कहूंगी कि बैलेट पेपर पर ही चुनाव होने चाहिए। मैं अपनी बात पर पहले भी अड़िग थी और आज भी अड़िग हूं। ये ईवीएम का मसला ही खत्म कीजिए। जिस बात को लेकर मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी 2014 से पहले क्वेश्चन करते थे ईवीएम नहीं होना चाहिए, मतलब जब भी कोई पार्टी विपक्ष में, मैं इसमें एकदम मतलब इंडिविजुअल भारत की नागरिक होने के नाते अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं कहूंगी कि बैलेट पेपर पर ही चुनाव होने चाहिए और मोदी जी को बिल्कुल बैलेट पेपर लागू करना चाहिए। ईवीएम मशीनों के बारे में कोई बात ही ना करे, ना विपक्ष ना कोई सी पार्टी बात ना करे। बैलेट पेपर पर जिस तरीके से पहले चुनाव होते थे वैसे ही चुनाव होने चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन मार्क जो है वो खत्म हो जाए हमेशा के लिए हिंदुस्तान के चुनाव से। जी रविंद्र जी, बैलेट पेपर पर चुनाव करने की बात जो है उमा जी कह रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये कुछ भी कह सकते हैं। इनके नेता जेल में थे और उनकी धर्म पत्नी आंखें बंद करके कह रही थी आत्मा अंदर हो गई, शरीर बाहर हो गया शरीर, आत्मा अंदर हो गई, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। ये अभी आत्मा और शरीर दोनों अंदर है। और जिस प्रकार से केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव में जनता से अपील करी कि मुझे जिता दो, मैं ऐसे छूट के आ जाऊंगा जैसे तालिबान ने जिस समय शासन आया, हमने सबने देखा अफगानिस्तान में, उन्होंने जेल तोड़ तोड़ के आतंकियों को और जितने ऐसे देश के वो थे उनको कैसे छुड़ाया था। तो केजरीवाल जी जिस प्रकार से की राजनीति करना चाहते हैं, जनता ने उसे पूरे तरीके से नकार दिया है। ये अभी बैलेट से कहे या किसी से कहे, पहला जवाब तो इन्हें ये देना पड़ेगा कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कैसे रह सकते हैं जब एक अपराध में वह जेल के अंदर हैं और कोर्ट लगातार कड़े रूप से संज्ञान ले रहा है। तो मुझे तो सबसे पहले आपत्ति है कि केजरीवाल जी को अपने पद पे बने रहने की अब जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केजरीवाल जी के पुराने बयान अगर आप देखेंगे तो वे स्वयं कहते थे कि सुचिता अगर राजनीति में चाहिए, अगर किसी पे आरोप लगाए तो पद छोड़ लेना चाहिए। अब ये आरोप नहीं है,
ये कोर्ट भी मान रहा है इस बात को लेके। कोर्ट एविडेंस के आधार पे काम करता है। और आपको जमानत नहीं मिली थी, आपको चुनाव लड़ने के लिए पैरोल मिली थी, आप पैरोल पे आए थे, जमानत भी नहीं दी थी कोर्ट ने। उसने कहा भाई क्योंकि ये राष्ट्रीय संयोजक है इसलिए इनको चुनाव लड़ने के लिए, और अच्छा हुआ, अन्यथा ये जेल में बैठ के कहते हमें हरा दिया, हमें जेल में कर दिया। आज ये जेल से आके तसल्ली करके, चाहे पंजाब हो चाहे गुजरात हो, हरियाणा में भी लड़े, गुजरात में भी लड़े, पंजाब में भी लड़े, इस सब जगह इन्होंने लड़के तसल्ली कर ली। मैं ये नहीं कह रहा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन इनकी कही हुई बातों को बता रहा हूं। अब जनता ने इन्हें पूरे तरीके से नकार दिया। जी ना तो चलिए ये उमा जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की यदि हम बात कर ले तो आम आदमी पार्टी काफ़ी सारे दावे कर रही थी, पहले भी बातचीत हुई है इस पर। पंजाब की यदि बात कर लूँ तो पंजाब में जो है भगवंत मान ने कहा था कि 13 की 13 लोकसभा सीटों पर हम जीतेंगे। यदि ओवरऑल की बात करूँ मैं तो ओवरऑल जो है 3 सीटों पर जीत हासिल की है उन्होंने। क्या कमी रह गई ऐसी जिस प्रकार से दावे वादे जो है केजरीवाल जी की ओर से भी किए जा रहे थे और मान जी भी कर रहे थे लगातार, लेकिन ये जो कहीं दिखा नहीं है धरातल पर। क्या इस सब का असर ये हो सकता है कि जो ईडी की कार्रवाई केजरीवाल पर हो रही है इस वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में बहुत सारे ये राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय, जो प्रश्न आपने पूछा है, इसका मैं यही जवाब देना चाहूंगी कि बहुत सारे कारक हैं। मैं वाकई में 22 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा और हम लोग 3 सीटों पर सिमट कर रह गए। हम लोग सिर्फ 3 सीटों पर अपनी जो जीत है वो दर्ज कर पाए। ये वाकई में बड़ा क्वेश्चन मार्क है और आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको बहुत खुले मन के साथ अपनी इस हार पर, इस डिफीट पर उनको चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है इस समय वो बिल्कुल इससे मंथन कर रहा होगा कि आखिर हम लोग 22 सीटों पर चुनाव, क्योंकि हमारा अपना आकलन था कि 22 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोग सोच रहे थे कम से कम 13 या 14 सीटें हम लोग निकाल सकते हैं। जो हम लोग आपस में चर्चा करते थे, अपनी मजबूती, अपनी मतलब कमजोरी हम लोग जिन सीटों पर देखते थे, हमें लगता था कि हम 13-14 सीटें निकाल देंगे, लेकिन हम लोग 3 सीटें निकाल पाए। बाकी में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आम आदमी पार्टी पर है, हम लोगों पर है। और मैं फिर खुले मन से स्वीकार करती हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए में अगर मैं बात करूं खास तौर पर और महागठबंधन में अगर मैं बात करूं, अपनी जो चुनौती है उसको बनाए रखने के लिए हमें ग्राउंड पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने संगठन पर मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पूरे सिनारियो में जो लोकसभा का रिजल्ट आया उसमें हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हमें कम से कम ये महसूस हो रहा है कि अब हमारे साथ कहीं कुछ गलत नहीं होगा। ना हमारे जिस तरीके से ईडी और सीबीआई इन सब के छापे पड़ते रहे, जिस तरीके इलेक्टोरल बॉन्ड में जो होता रहा, जिस तरह से संविधान के लिए ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, हमें कहीं ना कहीं एक राहत की सांस जरूर इस समय विपक्ष को फील हो रही है, सभी लोगों को। और इस समय तो आप देखिए जो गोदी मीडिया हुआ करता था उनके भी सुर कितने चेंज हो गए हैं। मैं तो सोच के हैरान हूँ। जी न्यूज जो सबसे पहले गोदी मीडिया का जिनको ताज पहनाया गया, आज वो जी न्यूज जो है वो जो एग्जिट पोल है उनके ऊपर क्वेश्चन कर रहा है कि एग्जिट पोल ऐसे क्यों दिखाए गए, इसके पीछे क्या स्कैंडल था। कहीं ना कहीं चीजें धीरे धीरे पिछले 4-5 दिन में चेंज होना शुरू हो गई हैं हिंदुस्तान में, और इसके लिए हिंदुस्तान की महान जनता को मैं फिर से साधुवाद देना चाहूंगी। और रही बात जीत और हार की, जिस तरह की अभी मेरे भाई ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। आपने 400 पार का नारा दिया, ठीक है, नारा दिया, मेहनत की, कोशिश की, नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, जीत है, आपकी जीत और हार चलती रहती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मोदी जी का जो तीसरा जो टेन्योर इस बार शुरू हुआ है इसमें कम से कम वो एक नरम नेता के रूप में दिखाई देंगे, अहंकारी और घमंडी और हिटलर शाह नेता के रूप में नजर नहीं आएंगे। चलिए उमा जी, आखिरी प्रतिक्रिया सबसे ले लेती हूँ। दो बैसाखियां जो उनके साइड में लगी है वो उनको सही चाल से चला पाएंगी, मुझे महसूस होता है। जी चलिए, आखिरी प्रतिक्रिया जो है आप दोनों से ले लेती हूँ। जी रविंद्र जी, क्या कहेंगे? क्या कुछ तैयारियां आपकी ओर से हो रही है? और एक बार फिर से जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, क्या कुछ आगे और होगा? उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? और देखिए, लगातार उत्तराखंड को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से इस देवभूमि उत्तराखंड को नमन करते हैं, आदर करते हैं, और यहाँ के लोगों के निरंतर उनकी जीवन स्तर ऊंचा हो सके इस ओर सदैव से प्रयास पिछले 10 सालों से जिस तेजी से हुआ है, हमने कभी नहीं देखा इस तरीके का प्रयास। हमने वो समय भी देखा है जब रोड चलती थी तो एक तरफ से फाटक लगता था कि 4 घंटे यहाँ से गाड़ी आएगी, 4 घंटे यहाँ से जाएगी। आज ऐसी स्थिति नहीं। आपको देहरादून से दिल्ली पहुंचने के लिए 8 घंटे लगते थे। आपके पास
एक हॉस्पिटल होता था, या तो दिल्ली एम्स जाना पड़ता था या पीजीआई जाना पड़ता था। जी आज हमारे स्वास्थ्य हिसाब हो, कनेक्टिविटी के हिसाब से हो, एयर कनेक्टिविटी के हिसाब हो, तमाम ऐसी तरीके की सुविधाएं आज जनता को दिखाई दे रही है। और देखिए, जनता इस टेस्ट करे, एक राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा टेस्ट उसका चुनाव होता है, और जी चुनाव में ये बिल्कुल सारी दे दिया। जी विपक्ष हमेशा आवाज उठाता है ईडी सीबीआई को लेके। जी लगातार इन्हीं के नेतृत्व के पास से इतने बड़े बड़े कैश क्यों निकलते हैं? क्यों जमानत नहीं देता है कोर्ट इन्हें? जी चलिए इसको लेके सवाल उमा जी जरूर से बात कर लेते हैं। आखिरी प्रतिक्रिया मैं उनसे ले लेती हूँ। उमा जी, देखिए विपक्ष की जो भूमिका होती है बड़ी अहम होती है। विपक्ष ना हो तो पक्ष जो है सही से नहीं चलेगा, और पक्ष ना हो तो विपक्ष सही से नहीं चलेगा। क्या कहेंगे? आखिरी प्रतिक्रिया आपकी ओर से जी। देखिए देश की महान जनता ने जिस तरीके से इन चुनावों में विपक्ष को जिंदा किया, अदरवाइज बीजेपी ने तो, मोदी जी ने तो, और अमित शाह और मोदी जी की जो गुजरात लॉबी है उसने तो पूरे देश से विपक्ष विहीन हिंदुस्तान करने की अपनी मुहिम शुरू कर दी थी। लेकिन हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती रही इन चुनाव में कि उन्होंने विपक्ष को, लोकतंत्र, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, वही लोकतंत्र जिंदा होता है जिसमें सत्ता पक्ष मजबूत हो और जिसमें विपक्ष मजबूत हो, ताकि दोनों ही जो पार्टियां हैं या दोनों ही जो पक्ष हैं वो जनता के लिए काम कर पाए। सत्ता पक्ष को हमेशा ये डर हो कि विपक्ष मजबूत है, हमें कभी भी हटाया जा सकता है, और जी, हम अगर बिल्कुल। कुछ गलत करेंगे तो आवाज उठाने के लिए लोग हैं। और विपक्ष को भी ये लगता है कि अगर हमने जनता के मुद्दों की आवाज नहीं उठाई तो सत्ता पक्ष जो है वो निरंकुश हो जाएगा, अपनी मनमानी करेगा। जी। तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम दोबारा से आज एक मजबूत विपक्ष के रूप में जो एनडीए सरकार है इसके सामने है। पहली बार किसी के मुंह से सुना है एनडीए सरकार, वरना अब तक तो बीजेपी सरकार ही सुनी थी। मजबूर हो गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता भी अब एनडीए सरकार बोलने के लिए, जब मोदी जी खुद एनडीए सरकार कहने लगे हैं। चलिए, बहुत सारे चेंजेस हैं, हम लोग इस पे चुटकियां लेते रहेंगे, जी। और बहुत बेहतरीन और बहुत पॉजिटिव चेंज हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए हुए हैं इस समय इस चुनाव में, और उसके लिए मैं फिर से सबको बधाई देना चाहूंगी। जी, आप दोनों का वीआईपी न्यूज़ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की सरकार फिर से अपनी जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी कल शपथ लेंगे। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, और लगातार अब वहां पर नगर निकाय चुनाव की भी तैयारियां की जा रही है। ये तो देखने वाली बात होगी कि नगर निकाय चुनाव में क्या कुछ होगा और किस प्रकार से इस बार के चुनाव होंगे। फिलहाल की इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।